So today we are going to cover another concept which is bureaucracy of chapter number 7, politics and society. So before diving deeper into this concept, let us understand few things before. कोई भी organizations, कोई भी bigger organizations, कोई भी large organizations की जब हम बात करते हैं, for example कोई government office हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी को ही ले लो, ठीक है, यूपीएससी हो गया। तो जब भी हम इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं ना, तो हमें पता है इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एलोकेटेड है, हमें पता है यहाँ पे जो रोल्स हैं वो एलोकेटेड हैं, डिवीजन ऑफ वर्क हमें देखने को मिलता है। हर एक काम जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, वर्क इज़ डन वेरी सिस्टमैटिक वे, रोल्स आर बीइंग डिवाइडेड एंड बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी प्रॉपरली so that every work is done efficiently. So this work which is done efficiently and in an organized way, in a systematic way, this is what it is known as bureaucracy in simple terms, right? अब हम समझते हैं सोशोलॉजिकल टर्म्स में क्या है ब्यूरोक्रेसी का मतलब। ब्यूरोक्रेसी इज़ अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन where work is carried out according to fixed rules, laws, procedures and hierarchy, जहाँ पे कोई भी काम ना बहुत ही फिक्स्ड रूल्स के हिसाब से होता है, लॉज फिक्स्ड रहते हैं, वहाँ की प्रोसीजर्स, वहाँ की हियरार्की, एवरीथिंग इज़ डन इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ प्रॉपर फिक्स्ड रूल्स के हिसाब से काम किया जाता है। सो ब्यूरोक्रेसी उस फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो एक ऐसा तरीका है जहाँ वर्क को और लोगों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो डिसीजंस हैं वो रैशनल होके लिए जाएं, इम्पर्सनल होके और एफिशिएंट होकर, रादर दैन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जितने भी ऑफिसेज हैं ये आपके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर नहीं चलते हैं। ये जितने भी ऑफिसेज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी इनके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, उस पर ये नहीं चलते हैं। इनके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो करना होता है, उन प्रोसीजर्स के हिसाब से चलना पड़ता है और तभी एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये काम है जहाँ लोगों को और काम को एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो डिसीजंस है ना वो रैशनल, इम्पर्सनल और एफिशिएंट तरीके से लिए जा सकें, रादर दैन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम इन विच एवरी ऑफिशियल हैज़ अ क्लियरली डिफाइंड रोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसा सिस्टम है जहाँ हर ऑफिशियल जो है उसका एक प्रॉपर क्लियरली डिफाइंड रोल है, उसकी अथॉरिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक बैंक को अगर हम ले लेते हैं, एक बैंक की ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम समझें, एक आपको बैंक मैनेजर देखने को मिलेगा, ठीक है, एक क्लर्क देखने को मिलेगा। क्लर्क का काम मैनेजर नहीं करेगा, मैनेजर का काम क्लर्क नहीं करेगा और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, हर किसी का काम, हर किसी का जो रोल है वो पहले से ही डिफाइंड है। दे आर बाउंड बाय दोज रूल्स, दे आर बाउंड बाय दोज वर्क एथिक्स एंड दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट, राइट। तो क्या कह रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जहाँ हर ऑफिशियल का एक क्लियरली डिफाइंड रोल है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्यूरोक्रेसी को अब हम मॉडर्न सोसाइटी में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो थिंकर हैं वो है एमिटाई इट्जियोनी। सो अकॉर्डिंग टू एमिटाई इट्जियोनी, इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस ही wanted to talk about the society and that society as an organizational society। तो हमारी एक सोसाइटी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हमें कंपनी करती हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। व्हाट डज दिस मीन, यानी कि जन्म से लेकर, आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक, आपकी ग्रेव, आपकी कब्र तक आपका साथ कौन दे रही है, ये ऑर्गेनाइजेशंस। सो आपका साथ कौन दे रहा है इस दुनिया में रहने के लिए, आपका काम कौन चीज़ें कर रही हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसको अब हम समझ लेते हैं क्या मतलब है इस चीज़ का। मॉडर्न इंडिविजुअल्स स्पेंड ऑलमोस्ट देयर एंटायर लाइफ्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। जो आज के मॉडर्न इंडिविजुअल्स हैं, देखो पहले टाइम में तो इतने बैंक्स वगैरह नहीं होते थे। अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करेंगे, धीरे धीरे ही चीज़ें मॉडर्नाइज हुई हैं, सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स हुई हैं, एवोल्यूशन देखने को मिला है। ठीक है, तो जो मॉडर्न इंडिविजुअल्स हैं, मॉडर्न इंडिविजुअल्स की बात की, आज के लोगों की बात की, वो अपनी एंटायर लाइफ्स को ना इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में गुजारती हैं। कैसे, हॉस्पिटल जन्म हुआ है तो एक हॉस्पिटल में हुआ है, वहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही समझो आपका एक जन्म हुआ, तो आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक, जन्म से लेकर आपके मरने तक आपका साथ कौन दे रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं। देन स्कूल एंड कॉलेजेस, देन बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेस एंड कंपनीज, कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स,
रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, फ्यूनरल ऑर्गेनाइजेशंस। इसीलिए उसने कहा कि सोसाइटी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी है, ये एटिज़ियोनी का मानना था, ठीक है। दैट इज़ वाई ही कंसिडर सोसाइटी एज एन ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी। हेंस मॉडर्न सोसाइटी इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी। अब ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप यहाँ देखोगे, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, जब आप बड़े होते हो, पहले आप पैदा हो रहे हो हॉस्पिटल में, फिर आपको आपकी अपब्रिंगिंग की जा रही है स्कूल्स में, आपको स्कूल्स भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, आपको ट्यूशन्स भेजा जा रहा है, आपको कॉलेजेस, देन आपको यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जा रहा है, और आपको बैंक से कितना काम होता है, आपको अपने एटीएम कार्ड्स बनाने हैं, आपको अपना अकाउंट बनाना है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर लिंक्ड विद द अकाउंट, एंड आपको बैंक जाना पड़ता है, अपने काम कराने पड़ते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है, ऑफिस एंड कंपनीज में जाना पड़ता है, कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, आपकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इवन की फ्यूनरल ऑर्गेनाइजेशंस तक बनी हुई हैं, ठीक है। Etzioni argues that bureaucracy is the most important form of organization because it provides rational, systematic and efficient administration. Etzioni का मानना था कि जो ब्यूरोक्रेसी है सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड कर रही एक रैशनल, एक सिस्टमैटिक और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को। ये एटजियोनी का मानना है, राइट। अब आ जाइए, ब्यूरोक्रेसी को एक रैशनल एक्शन की तरह समझते हैं। ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट रिप्रेजेंट्स रैशनल एक्शन इन एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लॉजिकल तरीके से काम करती है किसी भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में। इसका क्या मतलब है कि जो डिसीजंस हैं दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक रादर देन इमोशंस। इमोशंस पे आपके डिसीजंस नहीं चलते हैं, दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक। वर्क फॉलोज फिक्स्ड प्रोसीजर्स। अथॉरिटी जो है वो लॉ से आती है। एफिशिएंसी इट इज़ एम्फेसाइज्ड, आपकी एफिशिएंसी को एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है। रैशनल तरीक़ों से काम किया जा रहा है, फिक्स प्रोसीजर्स हैं। अथॉरिटी भी आपको उस लॉ के थ्रू मिली है, वो लॉ बने हुए हैं तो अथॉरिटी मिली हुई है ये काम करने की। ये चीज़ पावर कोई, जैसे अगर आईएएस के पास पावर है तो वो अपने आप पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। एक तो दे आर बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनको काम करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते वो, ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन के साथ सोसाइटीज़ ने रैशनलिज्म को अडॉप्ट किया। जैसे जैसे ना विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विद द एडवेंट ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वी हैव सीन दैट रैशनलिज्म हैज़ बीन अडॉप्टेड। तो वैसे ही मॉडर्नाइजेशन के साथ ना सोसाइटीज़ ने रैशनलिज्म को अडॉप्ट किया। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड हैं, दे आर बेस्ड ऑन लीगल रैशनल अथॉरिटी एंड दैट हैज़ एक्सपांडेड rapidly. This resulted in the growth of bureaucratic organizations throughout the world. और हमें throughout the world देखने को मिला कि कैसे growth of bureaucratic organizations की हुई। Okay, now Max Weber and bureaucracy, very 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 important. क्योंकि अगर कोई थिंकर है ना जो ब्यूरोक्रेसी से जाना जाता है, या जो ऐसा थिंकर जो ब्यूरोक्रेसी के लिए जाना जाता है, तो इट्स मैक्स वेबर। हम हमेशा मैक्स वेबर को ब्यूरोक्रेटिक या ब्यूरोक्रेसी के अंडर डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ही क्लोजली चीज़ों को पढ़ा है, ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा है। और आई थिंक हमने जब थिंकर्स को भी कवर किया है वहाँ पर भी मैंने पढ़ाया होगा कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की बात की है। देखो, इसने मैक्स वेबर ने डिड नॉट इन्वेंट द टर्म ब्यूरोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि जो टर्म है वो ही इसने इन्वेंट की है, टर्म इसने इन्वेंट नहीं की है, लेकिन ये एक ऐसे सोशोलॉजिस्ट हैं वो मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। जो ऐसे सोशोलॉजिस्ट हैं जो ब्यूरोक्रेसी के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट किए जाते हैं। ही डेवलप द आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इन्होंने आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी को डेवलप किया एज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्न सोसाइटी। For Weber, bureaucracy represents the highest expression of legal rational authority. और bureaucracy क्या represent करती है? जो highest expression है ना legal rational authority का, वो bureaucracy represent करती है। और उसने आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी को भी डेवलप किया है, जो कि एक बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी मॉडर्न सोसाइटी के लिए। क्या एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज़ आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब जब हम ना आइडल टाइप की बात करते हैं, हम किसी स्टैंडर्डाइज्ड आइडल की बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना, ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया, ये मेरा आइडल है, या इस आइडल के तौर पे ये चीज़ें मेरी आइडल हैं, ये मुझे परफेक्शन में चाहिए। हम यहाँ पे उस परफेक्शन या उस आइडलिज्म या उस स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेबर ने डिस्क्राइब किया ब्यूरोक्रेसी यूजिंग अ फेमस ह्यूरिस्टिक डिवाइस कॉल्ड द आइडल टाइप। उसने एक ह्यूरिस्टिक डिवाइस को यूज़ किया है जिसे वो आइडल टाइप कहता है। अब इस आइडल टाइप का क्या मतलब है?
एक आइडियल टाइप कोई भी आइडियल या परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक एनालिटिकल मॉडल है जो हाईलाइट करता है द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी सो दैट द रियल ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी कंपेयर्ड विद इट। मतलब एक एनालिटिकल मॉडल है जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्यूरोक्रेसी के बता रहा है, ताकि जो रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके साथ कंपेयर की जा सके। ठीक है, दस नो रियल ब्यूरोक्रेसी इज कम्प्लीटली आइडियल, और कोई भी ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आइडियल नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वेबर ने एक बेंचमार्क के तौर पे इसे यूज़ किया है फॉर एनालिसिस। राइट, एक सेकेंड, I am so sorry with this problem again. I don't know why this issue occurs again and again. Just wait for a while. I think I'm so sorry, and I don't want to end the lecture so soon. Why it's not working? We have not covered half of the lecture, and it has. Wait a second. Chapter Politics and Society यहाँ आ गया. Okay. Here we were. Like, no real bureaucracy is completely ideal, but Weber used it as a benchmark for analysis. ठीक है, Weber ने एक benchmark के तौर पे इसे यूज़ किया है. Then comes the characteristics, ideal type of bureaucracy. अब characteristics देख लेते हैं, यानी कि जो ideal type है bureaucracy को, उसे देख लेते हैं. लीगल रैशनल अथॉरिटी. लीगल रैशनल अथॉरिटी का क्या मतलब है कि अथॉरिटी ना लॉज और रूल से आती है, किसी भी पर्सनल क्वालिटी या ट्रेडिशन से नहीं आती है, नॉट फ्रॉम पर्सनल क्वालिटीज़ और ट्रेडिशंस. तो अथॉरिटी जो है वो लॉज एंड रूल से आती है. ऑफिशियल्स लीगल रूल्स को ओबे करते हैं रादर देन इंडिविजुअल पर्सनस. ठीक है, जो भी लीगल रूल्स दिए हुए हैं ऑफिशियल्स उनको ओबे करेंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल इंसान को. ठीक है, क्लियरली डिफाइंड हिरार्की है. हर ऑफिस का एक सुपीरियर होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है, एक चेन ऑफ कमांड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप से लेकर बॉटम तक एक चेन ऑफ कमांड है. ठीक है, ठीक है, यहाँ टॉप बैठा हुआ है, सीईओ रख लेते हैं फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पे नीचे एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है, और एक मैनेजर ऊपर रख लेते हैं. अभी सीईओ मैनेजर को बता रहा है, मैनेजर आगे एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं, तो वो इस तरीके से कमांड चलती जा रही है. तो एक चेन ऑफ कमांड है टॉप टू बॉटम, और जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं वो लोअर ऑफिशियल्स को सुपरवाइज करते हैं. देन कम्स डिविजन ऑफ लेबर. एवरी एम्प्लॉय परफॉर्म्स अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन. वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज. जिसकी जैसी एक्सपर्टीज है, जिसका जो स्किल है, जिस स्किल में महारत है, ठीक है, उसके हिसाब से उसका वर्क डिवाइड किया जाता है. अगर कोई स्टिचिंग में अच्छा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई स्टिचिंग में अच्छा है, ठीक है, तो उसे स्टिचिंग के लिए रखा जाएगा. परफेक्शन की, उसकी स्टिचिंग में परफेक्शन है, इसको स्टिचिंग के लिए रख लो. कोई सूट को अगर कट कर रहा है ना, जैसे ये सूट को कटिंग करनी है, अगर कोई कटिंग में परफेक्ट है, उसको कटिंग के लिए रखा जाएगा. ठीक है, तो इससे क्या होता है, हर एक इंसान या हर एक एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रहा है, और वर्क को किस तरीके से डिवाइड किया गया है उसकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से. ठीक है, और यही स्पेशलाइजेशन उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है. जब वो उस काम में बार बार वही सेम काम कर रहा है, तो उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है और एफिशिएंसी को वो इंक्रीज़ करता है. देन कम्स fixed jurisdiction. Each office has clearly defined duties, powers and responsibilities. No overlap exists between offices, और कोई भी overlap exist नहीं करता है offices के बीच में. ठीक है, then comes merit based recruitment. Officials are selected on the basis of qualifications, technical competence, examinations, merit. ऑफिशियल्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं इन सब के बेसिस के ऊपर. आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस, आपकी एग्जामिनेशंस और आपके मेरिट पर. यानी कि यहाँ पर पर्सनल रिलेशंस या आपके फेवरेटिज्म को नहीं देखा जाता है, ना ही वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी रिक्रूटमेंट को. ठीक है, तो मेरिट बेस्ड रहती है आपकी रिक्रूटमेंट. अगर आपने फॉर एग्जांपल अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम अगर हम देख लेते हैं, तो जिसके 600 समथिंग मार्क्स होंगे आउट ऑफ 720 आई गेस, या 620 630, आपका मेरिट कितना जा रहा है उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है. ठीक है, प्रोफेशनल ऑफिशियल्स वर्क एज फुल टाइम प्रोफेशनल्स. दे रिसीव रेगुलर सैलरीज. उनको रेगुलर सैलरीज मिलती हैं. फुल टाइम प्रोफेशनल्स के तौर पे काम करते हैं. लॉन्ग टर्म करियर्स को एक्सपेक्ट करते हैं, और प्रमोशन उनके मेरिट के बेसिस पे या सीनियरिटी या परफॉर्मेंस के बेसिस पे रहती है. Then comes written rules. Administration functions according to written laws and regulations.
एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करते हैं अपने रिटन लॉज को लेकर या रेगुलेशंस को लेकर. रूल्स एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. तो एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शन करता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ ना एक रिटन रूल्स लॉज आपके रेगुलेशंस रहते हैं और उसके हिसाब से वो फंक्शन करता है. और यही रूल्स जो है ना ये इंश्योर कराते हैं कंसिस्टेंसी को और प्रेडिक्टेबिलिटी को, राइट. देन कम्स रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं. हर डिसीजन जो है ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड होता है. फाइल्स जो है कॉन्टिन्यूटी को और अकाउंटेबिलिटी को प्रोवाइड करती हैं. देन कम्स इम्पर्सनैलिटी. ऑफिशियल्स शुड नॉट अलाउ पर्सनल फीलिंग्स टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस. ऑफिशियल्स अपनी कोई भी पर्सनल फीलिंग है ना, ऑफिशियल्स को अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करे. जो सही है वो सही है. बायसनेस के बिना आपका काम होना चाहिए, राइट. एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर रूल्स. दिस रिड्यूसेस बायसनेस एंड करप्शन. Then comes technical competence. Officials are expected to possess specialized knowledge. Obviously जो भी officials हैं उनसे expect किया जाता है कि वो specialized knowledge को possess करें. Training and expertise make administration more efficient. और जो training है, जो expertise है, वो आपकी administration को ज़्यादा efficient बना दे. ठीक है. Advantages of bureaucracy according to Weber. अब bureaucracy के क्या क्या advantages हैं Weber के हिसाब से, ठीक है. एफिशिएंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, आपका इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ, रिडक्शन ऑफ आर्बिट्रीनेस, रैशनल डिसीजन मेकिंग. ये सारे एडवांटेजेस हैं एंड यही सब हम पढ़ भी चुके हैं और ये वेबर के हिसाब से हैं. ठीक है, वेबर के हिसाब से ये सारे एडवांटेजेस जो हैं ब्यूरोक्रेसी के हैं. अच्छा, वेबर का ना कंसर्न भी है, द आयरन केज. ठीक है, वेबर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसने कुछ उसके डेंजर्स को भी वार्न किया है. ही आर्ग्यू दैट एक्सेसिव रैशनलाइजेशन कुड क्रिएट एन आयरन एज. एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल डिसीजंस, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रैशनलाइजेशन एक आयरन केज को भी क्रिएट कर सकती है. क्या मतलब है इसका? यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर ट्रैप्ड विद इन दीज रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स. फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी आपकी डिक्लाइन कर जाती है. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मैकेनिकल हो जाते हैं रादर देन क्रिएटिव, क्योंकि उनको उन्हीं रूल्स, उन्हीं रिजिड रूल्स के अंडर काम करना है. तो वेबर ने फेमसली ये चीज़ सजेस्ट की, मैन विल बी रिड्यूस्ड टू लिटिल कॉक्स इन अ बिग मशीन. जैसे एक बड़ी सी मशीन में उसने कहा कि जो मैन है ना वो छोटे छोटे कॉक्स की तरह बन जाएंगे. ठीक है, ये किसका मानना था? ये मैक्स वेबर का मानना था. और ये अगर आप जब इसकी बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी और फिर वहाँ पे आयरन केज, तो आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं दैट वेबर हैज़ फेमसली सजेस्टेड कि जो मैन है दे विल बी रिड्यूस्ड टू लिटिल कॉक्स इनटू अ बिग मशीन. पीपल बिकम सर्वेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. वो ना ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेंट्स बन जाते हैं रादर देन ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग पीपल. ऐसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को सर्व करे, बट यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो लोग हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस के ही सर्वेंट्स बन रहे हैं. ठीक है. देन कम्स ब्यूरोमेनिया. ब्यूरोमेनिया मीन्स एन एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन ब्यूरोक्रेसी. आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जब ब्यूरोक्रेसी पे रहने लगती है, दैट इज़ ब्यूरोमेनिया. ओके, यू शुड नो दैट कि आपने एक्सेसिवली डिपेंड कर लिया ब्यूरोक्रेसी पे, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स पे. So that kind of an obsession with these excessive government rules or this paperwork or red tape, that could be known as bureaumania, right? और इससे ना ये एक तरीके की डिसफंक्शनल स्टेट को हाईलाइट करता है, क्योंकि आप हर चीज़ को इतना एक्सेसिव ऑब्सेशन के तौर पे या एक्सेसिव डिपेंडेंस आपकी रह रही है, तो इट इज़ एक्चुअली डिफाइनिंग और स्टेटिंग अ डिसफंक्शन स्टेट, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी सेक के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं रादर देन टू सर्व द पीपल. ठीक है, उसी ब्यूरोक्रेसी के रूल्स, वहीं रेड टेपिज्म आ गया, पेपर वर्क में लगे हुए हैं, तो लोगों को सर्व करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी में. ठीक है. ऑफिशियल्स बिकम ऑब्सेस्ड विद रूल्स. वो रूल से ही मतलब ऑब्सेस्ड हैं. लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम दे आर ऑब्सेस्ड विद रूल्स. इट लीड्स टू अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल डिलेज. और इससे ना प्रोसीजरल डिलेज देखने को मिल रहा है और अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं क्योंकि वो रूल्स को मान रहे हैं. सो देयर इज दिस एडिक्शन टू रूल्स एंड कन्फर्मिटी एंड यू विल फाइंड ब्यूरोमेनिया इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर नाउअडेज. ठीक है, तो इसलिए इसकी वजह से ना टाइम वेस्ट होता है, प्रोसीजरल डिलेज होते हैं और अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं ब्यूरोक्रेसी को. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.